हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अनजान रिश्ते, एक अनोखी प्रेम कहानी का 15वां भाग। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले वाले भाग अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था कि प्रेम की फ़ोन की रिंग बजती है। हेलो, हु इज स्पीकिंग? तो उधर से आवाज़ आई, आप मिस्टर प्रेम बोल रहे हैं? यस, आई एम स्पीकिंग प्रेम। मैं गणपति हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता बोल रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की कहानी को सुनते हैं। हाँ डॉक्टर श्वेता, बोलिए, क्या बात है? मिस्टर प्रेम, क्या आप किसी जिया को जानते हैं? कौन जिया? मैं किसी जिया को नहीं जानता। डॉक्टर, तो मुझे फ़ोन दो। प्रेम को एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। कौन है सर? वरुण प्रेम से पूछता है। प्रेम उसे चुप रहने का इशारा करता है। हेलो, मैं जगदीश ओबराय बोल रहा हूँ। आप प्रेम बोल रहे हो? हाँ, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, पर मेरी बेटी को जानते हो। उसका नाम जिया ओबराय है। ओ माय गॉड! प्रेम आश्चर्य से बोलता है। आप उस जिया के पापा हैं? हाँ, मैं ही उसका पापा हूँ। बेटा, मेरी बेटी ने जहर खा लिया है। व्हाट? प्रेम को आश्चर्य होता है। अंकल, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, आप हॉस्पिटल आ सकते हो तो आ जाओ। प्रेम वरुण की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ। फिर फ़ोन काट देता है। वरुण पूछता है, क्या हुआ सर? और प्रेम बोलता है, पता नहीं क्या हुआ। जिया के पापा ने मुझे गणपति हॉस्पिटल में बुलाया है, वहाँ जाकर पता चलेगा कि हुआ क्या है। सर, मैं भी चलूँ क्या? वरुण बोलता है। प्रेम कहता है, नहीं, तुम साइड पर जाओ और आज मैं साइड पर ही रहूँगा। मैं हॉस्पिटल से होकर सीधा साइड पर आता हूँ। हॉस्पिटल जाकर पता करता हूँ कि इस जिया को क्या बीमारी है। वरुण कहता है, सर, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। वरुण प्रेम से बोलता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। चलो ठीक है, हम दोनों अपने अपने मंजिल पर निकलते हैं। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, तुम साइड पर जाओ। दोनों एक साथ निकलते हैं और अपनी अपनी कार में बैठकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में श्वेता जिया से कहती है, प्रेम आ रहा है। जिया कहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है श्वेता। तो श्वेता कहती है, तुम प्रेम से प्यार करती हो कि नहीं? जिया कहती है, मैं प्रेम से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा लक्ष्य प्रेम को पाना है। अगर प्रेम नहीं तो कोई नहीं। तब श्वेता कहती है, तो अपने मन में ये बात अच्छे से बिठा लो, चाहे जो हो जाए, तुमको सिर्फ प्रेम को पाना है। श्वेता एक नर्स को बुलाती है और कहती है, रूबी, अगर कोई प्रेम नाम का आदमी जिया का नाम पूछे तो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। रूबी बोलती है, ठीक है मैडम। थोड़ी देर में प्रेम आ जाता है तो रूबी उसे मिल जाती है। उससे पूछता है कि जिया ओबराय किस कमरे में है। रूबी कमरा नंबर बता देती है। जैसे ही प्रेम जाने लगता है, रूबी श्वेता को फ़ोन करके बता देती है कि प्रेम आ रहा है। श्वेता फटाफट जिया को लिटा देती है, मुंह पर ऑक्सीजन लगा देती है और मशीनें चालू कर देती है। जिया के पापा बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। प्रेम उनको देखता है और कहता है कि आप ही जगदीश ओबराय जिया के पापा हैं? तो बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं ही जगदीश ओबराय हूँ। प्रेम बोलता है, जिया को क्या हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? जगदीश ओबराय उसको एक चिट्ठी देते हैं। प्रेम चिट्ठी लेता है और उसे पढ़ता है। प्रेम जैसे जैसे जिया की चिट्ठी पढ़ता है, वैसे वैसे उसके मन में गुस्सा बढ़ता जाता है, पर वो जाहिर नहीं होने देता। जगदीश प्रेम के चेहरे को देखते हैं। जाने क्यों प्रेम के चेहरे को देखकर, उनकी आंखों को देखकर उनके मन में डर लग रहा था। तभी श्वेता आती है और बोलती है, आपकी बेटी अब ठीक है, मैंने सारा जहर निकाल दिया है, आप थोड़ी देर में उनसे बात कर सकते हैं। तभी जगदीश प्रेम की तरफ इशारा करते हैं, डॉक्टर, यह प्रेम है। श्वेता प्रेम की तरफ देखती है तो देखती रह जाती है। प्रेम वाकई जैसा कि जिया ने बताया था कि हैंडसम, खूबसूरत, लंबा चौड़ा आदमी है। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक है जिसको देखकर कोई भी लड़की आकर्षित हो जाती। प्रेम चिट्ठी पढ़कर अपनी जेब में रख लेता है।
फिर श्वेता से उसकी नज़र मिली। जाने क्यों श्वेता प्रेम की नज़रों से अपनी नज़र चुराने लगी। श्वेता को प्रेम की आंखों से डर सा लग रहा था। कहते हैं ना, सच को देखकर झूठ हमेशा डरता है। ऐसा ही जगदीश और श्वेता महसूस कर रहे थे। फिर प्रेम कमरे में आ जाता है और जिया को देखता है। जिया के मुंह पर ऑक्सीजन लगा था। जिया आंखें मूंदे लेटी हुई थी। प्रेम श्वेता से कहता है, डॉक्टर, इसको होश आ गया है क्या? इसको थोड़ा जगाएं। श्वेता जिया से कहती है, देखो, जिसका तुम बेहोशी में नाम ले रही थी वह आ गए हैं। जिया नाटक करते हुए थोड़ी थोड़ी आंखें खोलती है और प्रेम को देखकर आंखों से आंसू गिराती है और धीरे धीरे कहती है, प्रेम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रेम कुर्सी में बैठ जाता है। जिया बोलती है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। मैंने जब पहली बार तुमको देखा था तभी अपना दिल तुम पर हार गई थी। प्रेम बोलता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? जिया बोलती है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। मैं तुमको अपना मान चुकी हूँ। प्रेम बोलता है, ठीक है, तुम ज़रा ठीक हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे। जिया बोलती है, और अब मुझे तुम कल देखने आओगे ना? प्रेम बोलता है, हाँ, मैं कल तुम्हें देखने आऊँगा। मैं तुम्हें रोज़ देखने आया करूँगा। बस तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद बात करते हैं। प्रेम जाने लगता है। तभी जगदीश उसको रोक लेते हैं। कहते हैं, बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी बेटी के पास बैठो तो उसको अच्छा लगेगा। प्रेम कहता है, अंकल, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी आऊँगा और आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। हॉस्पिटल से निकलकर प्रेम सीधा साइट पर जाता है। वहाँ उसे वरुण मिलता है। वरुण प्रेम से पूछता है, क्या हुआ सर? जिया के पापा ने क्या कहा? जिया ने जहर क्यों खाया? प्रेम वरुण से सारी बातें बताता है। प्रेम वरुण की सारी बातें होती है दोनों के बीच। वरुण प्रेम को सैल्यूट करता है। सर, मैं हर फैसले में आपके साथ हूँ। वरुण, मैं ज़रा अपने घर पर फ़ोन कर लेता हूँ। फिर प्रेम निशा को फ़ोन लगाता है। हर हर शंभू शिव महादेवा। निशा के फ़ोन की रिंग बजती है। उधर से निशा फ़ोन उठा लेती है और कहती है, हेलो प्रेम। तो प्रेम बोलता है, हाँ निशा, आज मैं लेट आऊँगा। कितने बजे आएंगे? आने में सुबह हो जाएगी। तुम आज बड़ी माँ के कमरे में सो जाओ। ठीक है, निशा बड़े बुझे मन से कहती है। प्रेम निशा की मन की बात समझ रहा था। वह बोलता है, थोड़ा काम है इसलिए बाहर हूँ। खाना खाया क्या? प्रेम उससे पूछता है। निशा बोलती है, नहीं, आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, खाना खा लेना और जाकर सो जाओ, मैं सुबह आ जाऊँगा। निशा पूछती है, क्या आपने खाना खाया? प्रेम बोलता है, बस खाने वाला हूँ। प्रेम बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ और तुम खाना खाकर बड़ी माँ के कमरे में सो जाओ। फिर प्रेम फ़ोन रख देता है। वरुण बोलता है, सर, मैंने घर से खाना मंगवा लिया है। खाना खाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। प्रेम कहता है, ठीक है। खाते खाते वरुण निशा के बारे में पूछता है, सर एक बात बताइए, सर भाभी कैसी हैं? प्रेम बताता है, तुम्हारी भाभी थोड़ा दिमाग से टेढ़ी है। जिस काम को रोक दूंगा वह काम तो ज़रूर करेंगी और जिस काम को कहूँगा करो वह काम नहीं करेंगी। इंजेक्शन देख के तो ऐसे डरती है जैसे कोई चाकू लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। बहुत शैतान और हाजिर जवाब है। मुझसे लड़ने के लिए तो झांसी की रानी बनी रहेंगी, पर फिर भी बहुत मासूम है, बहुत भोली है। अपने लिए, अपने मतलब के लिए कभी साजिश नहीं करते। बस यह है निशा। और प्रेम मुस्कुरा देता है। फिर खाना खाकर थोड़ा दोनों आराम करते हैं। जैसे सुबह के 3 बजते हैं, नौकर लोग उनको उठाते हैं। सर उठिए, उस भूत का आने का टाइम हो गया है। प्रेम वरुण दोनों उठकर बैठ जाते हैं। साहब, ये चाय पीजिए। उनका ठेकेदार चंद्रमोहन उन्हें चाय लाकर देता है। तभी उन्हें दूर से घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। प्रेम वरुण उठकर
उसी ओर जाते हैं जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। दूर से खड़े होकर वो दोनों देखते हैं। सर, वो रहा साया। देखिए सर, वो आ रही है। चंद्रमोहन कांपते हुए प्रेम से कहता है। प्रेम उसे चुप रहने का इशारा करता है। वरुण, गेम में। वरुण जैसे सुनता नहीं। प्रेम वरुण का हाथ दबा देता है। सर, मैं। वरुण, डरो मत, मैं हूँ ना। सर, आप हैं तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो अभी तक सब लोग भाग गए होते। सारे वर्कर प्रेम के पीछे खड़े होते हैं। प्रेम गौर से देखता है, बड़ी देर तक देखता रहता है। वह साया रास्ते से चलता हुआ तालाब में चला जाता है और तालाब के अंदर घंटों घुसा रहता है। प्रेम अपनी घड़ी में देखता है कि वह साया कितनी देर तक तालाब में घुसा रहता है। 3:30 से लेकर 5 बजे तक। उसके बाद वह साया तालाब में घुसा रहता है। उसके बाद वह साया निकलकर शिव मंदिर की तरफ बढ़ता है और वहाँ पूजा करने लगता है। तभी प्रेम दूरबीन वरुण को दे देता है। कहता है, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। वरुण तुरंत प्रेम की बाहें पकड़ लेता है। नहीं सर, आप अकेले वहाँ मत जाइए। सारे वर्कर प्रेम को रोकने लगते हैं, पर प्रेम कहता है, नहीं, वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कौन है। सब प्रेम को रोकते हैं। तब अंत में वरुण कहता है, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब आपके साथ जाएंगे। सारे वर्कर लोग भी कहते हैं कि हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। फिर सब लोग शिव मंदिर पहुँच जाते हैं, लेकिन डर के मारे प्रेम के पीछे खड़े होते हैं। और जैसे ही फेरी देकर वो साया खड़ा होता है और अपनी आंखें खोलता है तो प्रेम को अपने सामने खड़े पाता है। जैसे ही प्रेम को साया देखता है, तुरंत उसके मुख से चीख निकल जाती है, आ आ आ। इधर वर्कर भी उसको देखकर डर जाते हैं, पर प्रेम गुस्से से खड़ा होता है और साये से कहता है, निशा, अपना मुखौटा उतारो। निशा का नाम सुनकर वरुण को होश आता है, क्योंकि उस साई की शक्ल देखकर उनको चक्कर आने लगा था। प्रेम इतनी जोर से चिल्लाता है कि वर्कर भी डर जाते हैं। निशा, अपना मुखौटा उतारो। निशा विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने उसके पतिदेव खड़े हुए हैं। निशा कांपते हुए अपना भूत वाला मुखौटा उतारती है। प्रेम कहता है, यह ड्रेस भी उतारो। निशा अपने भूत वाले ड्रेस भी उतार देती है। जैसे ही निशा अपना मुखौटा उतारती है, वर्कर और वरुण देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सी एक लड़की थी। देवियों जैसा पवित्र रूप, पवित्र चेहरा, ऐसा लगता था कि देवी माँ धरती पर उतर आई हैं। चंद्रमोहन बोलता है, अरे यह तो बिल्कुल मेरे आराध्य देवी माँ दुर्गा माता की तरह है। नाम सुनकर वरुण समझ जाता है कि यह प्रेम सर की वाइफ है। प्रेम निशा की तरफ बहुत गुस्से से देखता है। कहता है, तुम यहाँ कैसे आई? भूत बनने का क्या मतलब है? बोलो निशा। फिर जोर से चिल्लाता है। निशा पूरी तरह कांप जाती है। कहती है, हम वो। हकला क्यों रही हो? बोलो, यहाँ तुम क्या कर रही थी? क्यों यह भूत वाला नाटक किया? बोलो। निशा कुछ बोल नहीं पाती, बस डर के मारे कांपती रहती है। और प्रेम उसका भीगा हुआ बदन देखता है। उसका पूरा बदन भीगा हुआ था। निशा ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो साड़ी उसके बदन पर चिपक गई थी। प्रेम को एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ सारे वर्कर और वरुण भी है, जो निशा को निहार रहे हैं। प्रेम अपना कोट निकालता है और निशा के बदन में पहना देता है। प्रेम जब निशा को कोट पहनाता है तो बटन बंद करते हुए धमकी देता है। कहता है, आज घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि भूत कैसे बना जाता है और लोगों को कैसे डराया जाता है। बहुत सबको डराने की आदत है ना, ऐसा डराऊंगा कि पूरी ज़िंदगी डरती रहोगी। तभी प्रेम की नज़र मंदिर के खंभों के पीछे पड़ जाती है, जहाँ पर उसे 2 लोग और नज़र आते हैं। प्रेम जोर से चिल्लाता है, तुम लोग भी बाहर निकलो। वह लोग भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। वह कुष्मा और गंगू होते हैं। कुष्मा बताती है, प्रेम भैया, भाभी का कोई दोस्त नहीं है। आपकी कुंडली एक पंडित जी को नानी ने दिखाई थी।
उस पंडित ने बताया था कि आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। भाभी को पूजा करने को पंडित जी ने कहा था। भाभी पानी में खड़े होकर 5001 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और शंकर जी की पूजा करें, तभी आपका संकट कट सकता है। तभी भाभी यह पूजा कर रही थी, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए भाभी ने भूत वाला मुखौटा और ड्रेस पहनकर आती थी, जिससे कि लोग देखें और डर जाएं और उनके पास ना आए, क्योंकि हम लोग 3 बजे घर से निकलते थे। हम दोनों भाभी की हिफाजत के लिए उनके साथ आते हैं। कुसुमा सारी बातें प्रेम को बताती है। प्रेम निशा को देखता है। निशा अभी भी सर झुका के खड़ी कपकपा रही थी। वहाँ सभी लोग यह बात सुनते हैं तो चंद्रमोहन, जो प्रेम का ठेकेदार था, वह कहता है, साहब आप बहुत किस्मत वाले हो जो ऐसी पत्नी मिली जो अपनी जान की परवाह ना कर आपकी परवाह कर रही है। प्रेम बहुत गहरी निगाहों से निशा को देखता है। कुसुमा की सारी बातें सुनकर प्रेम का गुस्सा उतर जाता है। प्रेम वरुण से कहता है, वरुण यह खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रेम इतने धीरे से कहता है कि सिर्फ प्रेम वरुण बात समझ सकते थे। उसके बाद प्रेम निशा की तरफ देखता है और कहता है, जाओ गाड़ी में बैठो जाकर। निशा तो डर के मारे बिल्कुल जैसे जाम हो गई थी। प्रेम जोर से चिल्लाता है, जाओ गाड़ी में बैठो जाकर। कुसुमा और गंगू को भी कहता है, तुम लोग भी गाड़ी में बैठो। कुसुमा निशा से कहती है, भाभी आइए। निशा नज़रें उठाती है और प्रेम की तरफ देखती है। उसकी प्रेम से निगाहें मिलती हैं। निशा की प्रेम से निगाहें मिलते ही समझ जाती है कि उनका गुस्सा उतर चुका है। प्रेम की आंखों में उसे अपने लिए चिंता नजर आती है। निशा कुछ नहीं बोलती और आकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। प्रेम वरुण से कहता है कि चलो मैं तुमको भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि प्रेम वरुण एक ही गाड़ी में रात को आए थे। वरुण बोलता है, नहीं सर मैं चला जाऊँगा, क्योंकि सुबह हो चुकी है, टैक्सी मिल जाएगी। आप भाभी को लेकर घर जाइए, क्योंकि भाभी बहुत भीगी हुई है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ओके। प्रेम गाड़ी में आकर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। निशा पर एक नज़र डालता है। निशा डरी हुई बैठी थी। गाड़ी चलाते हुए प्रेम सारी बातें सोचकर मुस्कुरा देता है। प्रेम को मुस्कुराता हुआ देखकर निशा में थोड़ी जान आ जाती है। वो लोग फिर घर पहुंच जाते हैं। निशा जैसे ही गाड़ी से उतरती है, प्रेम की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? निशा कुछ बोलती नहीं है। प्रेम को गुस्सा आता है। वह निशा से कहता है, आज सांप सूख गया क्या? बोलती क्यों बंद है? आज उलटकर जवाब नहीं दोगी? झांसी की रानी गायब हो गई क्या? फिर भी निशा कुछ नहीं बोलती है। कुसुमा कहती है, भैया भाभी नंगे पाँव जाती थी पूजा करने के लिए, पंडित जी ने यही बताया था। फिर सब लोग घर के अंदर आते हैं। प्रेम सबको जोर जोर से आवाज़ देने लगता है। बड़ी माँ, दादी, नानी, सुनंदा, आंटी, सब लोग बाहर आकर निकलो। इतनी सुबह प्रेम को चिल्लाता देखकर सब लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं। प्रेम के साथ निशा को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। प्रेम कहता है, नानी क्या समझती हैं आप अपने आप को? एक मासूम लड़की के मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतनी निर्दयी हो गई कि आप उसकी जान लेने पर तुल गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी पत्नी है, अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं भूल जाता कि आप मेरी नानी हैं। प्रेम निशा की तरफ देखता है। अभी तुम यहीं खड़ी हो, जाओ ऊपर कपड़े बदल कर आओ। प्रेम निशा को जोर से चिल्लाता है। फिर नानी की तरफ मुंह करके बोलता है, पंडित का नाम बताओ, उसका फ़ोन नंबर तुरंत मुझे दो। नानी बोलती है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो तुम्हारी कुंडली दिखाई थी, किसने क्या किया और क्या नहीं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्रेम अपना लैपटॉप खोलता है और सबको बुलाता है, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आते हैं। प्रेम अपने लैपटॉप पर दिखाता है, कहता है कि सबके कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इस पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। नानी आप शुरू से निशा के खिलाफ साजिश कर रही हैं। देखिए
आप उस दिन आंटी और प्रिया मिलकर क्या बात कर रही थी, और प्रेम उनका पूरा रिकॉर्ड दिखा देता है। वह अपनी बात को करते हुए देखती हैं, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग दिखाता है। देखो, इसमें आप प्रिया को साजिश करके किस तरह से मेरे पास चाय लेकर भेजती हैं। आपको क्या लगता है उस दिन मैंने निशा को कमरे में खाने के लिए कोई सज़ा दी थी क्या? मैंने आप सबसे बचाने के लिए उसको ऐसा कहा था। प्रिया एक अच्छी लड़की है, इसलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में नौकरी दिलवा दी, जिससे कि वह इन साजिशों से दूर रहे और अपने जीवन में आगे बढ़े। और आप नानी खुद को बेकसूर बताती हैं। जिस तालाब में निशा पूजा करने जाती है, उस तालाब के बारे में आपको पता है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। फिर प्रेम लैपटॉप पर न्यूज़ सुनाने लगता है। सब लोग न्यूज़ सुनते हैं। रिपोर्टर बता रहा है कि PRM ग्रुप में अपने प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन खरीदी है उसमें एक तालाब है। देखिए तालाब में क्या क्या जानवर निकले हैं, सांप, मगरमच्छ और ना जाने क्या क्या जानवर, जो वन विभाग वाले ले जा रहे थे। बड़ी माँ दादी भी देखती हैं, उनके मन में डर आ जाता है। तब प्रेम कहता है, और भूत वाला नाटक, अभी मैं आपको भूत वाला नाटक दिखाता हूँ। और प्रेम वह न्यूज़ लगा देता है जहाँ रिपोर्टर एक मज़दूर का इंटरव्यू ले रहा था। वह रिपोर्टर पूछ रहा था मज़दूर से कि आपने क्या देखा। वह बता रहा था कि मैंने तालाब में एक भूत को देखा है। वह तालाब में घंटों रहता है, उसके बाद वह मंदिर में पूजा करता है और चला जाता है। देखा आप सबने, अगर निशा उस वक्त पूजा करने तालाब में जाती तो उसके साथ क्या हो सकता था? वह तो पहले ही तालाब साफ करवा दिया गया था, इसलिए उसको कुछ हुआ नहीं। वो सही सलामत आप सबके और मेरे सामने है। कितनी बड़ी गलती आपने की, पर आप लोगों को न्यूज़ सुनने की फुर्सत कहाँ है? आप तो साजिश में लगी रहती है। न्यूज़ सुनते तो आपको पता चलता कि क्या क्या हो रहा है। मेरा परिवार है, मेरा परिवार जो एक मासूम लड़की की ज़िंदगी से खेलने चला था। निशा आप सबको अपना परिवार समझती है। इंसान अपने परिवार के बीच रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन यहाँ तो उसकी जान लेने पर तुले हुए थे, वह भी एक झूठ के बदौलत। किसी ने ज़रूरी नहीं समझी कि मुझे बता सके। बड़ी माँ आपने भी, नानी बोलती है, प्रेम हम पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। तुम बताओ, क्या तुम निशा से प्यार करते हो? क्या तुमने उसको अपनी पत्नी स्वीकार किया है? हमने देखा है आज भी तुम अपने कमरे में निशा से अलग सोते हो। तुम तो सोफे पर सोते हो, निशा बेड पर सोती है। तुम बताओ, क्या तुम उसे अपनी पत्नी मानते हो या उससे प्यार करते हो? जवाब है तुम्हारे पास इस बात का। प्रेम दोनों हाथों से ताली मारता है। वाह क्या बात है नानी, यह मेरा और मेरी पत्नी का पर्सनल मामला है और आप इतनी गिर गई हैं कि आप हमारे बेडरूम में ताक झाँक करने लगी। शर्म आनी चाहिए आपको। हम अपने बेडरूम में क्या करते हैं, कैसे सोते हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। और रही हम दोनों के प्यार की बात, प्यार चिल्ला चिल्ला के नहीं किया जाता। प्यार को देखने के लिए एक अच्छी आत्मा का होना ज़रूरी है, जो आपके अंदर नहीं है। प्यार नज़र आ जाता है, अगर आपको नज़र नहीं आता तो आप अपनी आँखों का ऑपरेशन कराइए। प्रेम नानी का झंझट चल रहा होता है, तभी निशा कपड़े बदल कर आ जाती है और प्रेम से कहती है, अब बस भी करिए, कितना डांटेंगे सबको। निशा आकर बड़ी माँ के पीछे खड़ी हो जाती है। प्रेम बोलता है, क्यों, दम आ गया क्या? बड़ी माँ के पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आओ। निशा बोलती है, नहीं आएंगे, आपके सामने नहीं आएंगे। हम जानते हैं अगर हम आपके सामने आएंगे तो आप हमें पता नहीं क्या करेंगे। प्रेम बोलता है, तुम लोगों ने जो किया है ना, उससे कितना नुकसान कंपनी का हुआ है तुमको मालूम है। और वह जो प्रोजेक्ट बन रहा है, तुम्हारी इस नाटक की वजह से कितना डिले हुआ है। चलिए सबको माफ़ कर दीजिए, और अब एक दिन पूजा का रह गया है, कल और हम पूजा कर लेते हैं, फिर बस ख़त्म। तभी प्रेम बोलता है, खबरदार, अगर तुमने पूजा की बात की तो, और अब तुम पूजा करने नहीं जाओगी। तुमको पता चल गया है कि नानी ने झूठ बोला था, पंडित को पैसे देकर झूठ बुलवाया था। निशा कहती है, तो क्या हुआ, हमने भी तो पूजा की ना। पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है। हम
करना चाहते हैं। भोलेनाथ की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जानते हैं, भोलेनाथ बाबा आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। अभी तक हम अकेले जाते थे, कल आप हमको ले जाना। कल आपके साथ पूजा करेंगे। कल आखिरी दिन है सावन का, आखिरी सोमवार भी है। निशा बोलती है, हम ठीक कह रहे हैं बड़ी माँ। तभी प्रेम ने कहा, कल तुम कहीं नहीं जाओगी और कोई पूजा पाठ नहीं होगी। प्रेम निशा को सख्ती से कहता है। निशा बोलती है, हम तो पूजा करेंगे, आप क्या कर लेंगे हमारा? टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। घर से बाहर निकल कर दिखाओ। और यह बड़ी माँ के पीछे क्यों छुपी हो? सामने आओ, फिर बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करूँगा। बड़ी माँ बोलती है, प्रेम, मैं सबकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं बड़ी माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आपका तो कोई कसूर नहीं है। बड़ी माँ बोलती हैं, निशा को पूजा करने के लिए मैंने ही कहा था। प्रेम बोलता है, पर साजिश तो नानी ने की थी। तभी सुगंधा भी प्रेम से माफ़ी मांगती है। प्रेम, मुझे भी माफ़ कर दो। नानी कहती है, मीरा तुम टिकट करवा दो, हम गुजरात जाना चाहते हैं। प्रेम बोलता है, नानी आपने गलती की है, आपको निशा से माफ़ी मांगनी चाहिए। नानी बोलती हैं, हम किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। प्रेम बोलता है, ठीक है, मैं आपका टिकट करवा देता हूँ, आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। तभी दादी प्रेम को डांटती हैं, प्रेम, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब छोटों बड़ों का कायदा भी भूल गए हो? मैं मानती हूँ कि तुम्हारी नानी ने गलती की थी, लेकिन उसमें भी शायद उनके मन में तुम्हारे लिए भला था। निशा को पसंद नहीं करती, वह प्रिया को तुम्हारी पत्नी के रूप में देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। प्रेम कुछ नहीं बोलता। तभी प्रिया सो के उठकर आ जाती है और जब सारी बातें उसे पता चलती है तो अपनी मम्मी को चिल्लाती है, मम्मी आपको शर्म आनी चाहिए, मुझ में और निशा में क्या फ़र्क है? और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, अब मुझे प्रेम नहीं चाहिए। मैं अपना सारा ध्यान अपने कैरियर में लगाना चाहती हूँ। आपने एक बार कम से कम मुझे बताया होता तो मैं उसी वक्त आपको रोक देती। और मम्मी, सामान अपना बांध लीजिए, पापा आ रहे हैं। अभी पापा का फ़ोन आया था, वही बताने मैं आपके पास आई थी। सुगंधा प्रिया और प्रेम से कहती है। यह सारी बातें प्रिया के पापा को ना पता चले, नहीं तो वह बहुत नाराज़ होंगे। निशा कहती है, अब हमें तो भूख लगी है, आप भी फ्रेश हो आइए ना, आप सबको डांटना बंद करिए। प्रेम गुस्से से निशा की तरफ देखता है और ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। प्रेम कमरे में आकर दिखता है उसके कपड़े निकले हुए रखे थे। थोड़ी देर के लिए खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है, फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस जाता है। इधर किचन में बड़ी माँ निशा से पूछती है, प्रेम वहाँ पहुँचा तो तुम क्या कर रही थी? बड़ी माँ, जब ये वहाँ पहुँचे तो हम पूजा कर रहे थे और जैसे हमने आँख खोली वैसे ही यह हमारे सामने अचानक प्रकट हो गए। हमारे हाथ से पूजा वाला लोटा गिर गया। बड़ी माँ, हमें तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह हमारे सामने खड़े हैं। इनको देखकर तो हमें चक्कर आने लगा था। तभी कुष्मा बोलती है, भैया को देखकर हम लोग मंदिर के खंभों के पीछे छुप गए थे। प्रेम भैया की कड़कड़ाती आवाज़ से हम दोनों निकल लिए। निशा भाभी तो पुतला बन के खड़ी रही। प्रेम भैया डांट रहे थे, भाभी की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तब हमने जाकर नानी की साजिश बताई थी, तब कहीं भैया थोड़े शांत हुए। मालूम है बड़ी माँ, वहाँ पर बहुत सारे नौकर थे और इनके बॉस भी थे। कुष्मा बोलती है, जब भाभी भीगी घड़ी थी तो प्रेम भैया ने अपना कोट पहना दिया था। निशा बोलती है, हाँ, क्योंकि हम ठंड से कांप रहे थे इसलिए उन्होंने हमें कोट पहना दिया था। कुष्मा बोलती है, बड़ी माँ ऐसा नहीं था, भाभी भीगी हुई थी, सारी साड़ी भाभी के बदन पर चिपकी थी और भाभी का बदन दिखाई दे रहा था और वहाँ सारे लोग खड़े थे, इसलिए भैया ने भाभी को कोट पहना दिया था। फिर खाना बन जाता है। निशा प्रेम की पसंदीदा सब्जी आलू गोभी मटर बनाती है। नानी और सुगंधा सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाते हैं। निशा नानी का हाथ पकड़कर कहती है, नानी हमें पता है आप हमको पसंद नहीं करती, पर इस तरह नाराज होकर मत जाइए, निशा नानी से कहती है। तभी नानी निशा से कहती है, बेटा हमें माफ़ कर दो, गलती हमारी है,
हमें भी सोचना चाहिए था कि तुम भी तो किसी की बेटी हो। निशा नानी के गले लग जाती है, कहती है आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सुनंदा भी निशा से माफ़ी मांगती है, कहती है तुम्हारी पूजा ने साबित कर दिया कि तुम प्रेम के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम उसकी सच्ची जीवन साथी हो। तो नानी आपका टिकट कैंसिल करवा दे, निशा चहक कर कहती है। नानी बोलती है हाँ हाँ, टिकट हमारा कैंसिल करवा दो। अब कुछ दिन रहकर अपनी बहू के हाथ का खाना खाएंगे। निशा खुश हो जाती है। तभी प्रिया कहती है निशा आज से हम दोनों दोस्त हुए। सुनंदा बोलती है जिस तरह मेरी प्रिया बेटी है, आज से निशा भी मेरी बेटी हुई। निशा सुनंदा के गले लग जाती है और निशा खुश होकर डांस करने लगती है, कहती है हम तो आज बहुत खुश हैं। आज हमारा मन नाचने को कर रहा है। और निशा बात करते करते नाचती है। तभी कुष्मा खाना लेकर आती है और कहती है भाभी, भैया। निशा प्रेम का नाम सुनकर तुरंत कुर्सी पर बैठ जाती है और हंसने लगती है। प्रिया बोलती है निशा तुम प्रेम से बहुत डरती हो। निशा बोलती है हम क्या, सभी लोग उनसे डरते हैं, लेकिन हमें जब डर लगता है, जब उनकी आंखों में गुस्सा होता है, लेकिन उनकी आंखों का गुस्सा ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें उनसे डर नहीं लगता। बड़ी माँ बोलती है तुमको पता चलता है उसकी आंखों में गुस्सा है। निशा बोलती है हाँ माँ, उनकी आंखों में गुस्सा होता है तो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि गुस्से में थप्पड़ भी मार सकते हैं। उनके जैसा हाथ गाल में पड़ जाए और कहीं हमारे जैसे कोमल गालों पर पड़ जाए तो हमारे जबड़े का तो बैंड बज जाएगा। इसलिए और जब उनकी आंखों का गुस्सा चला जाता है तब हम उनसे लड़ लेते हैं, उनको जवाब दे देते हैं। बड़ी माँ बोलती है तो तुम प्रेम की आंखों से सब समझ जाती हो। निशा बोलती है उनकी आंख देखकर हमको सब समझ में आ जाता है कि कितने वक्त वो गुस्सा में रहते हैं और कितने वक्त वो गुस्से में नहीं है, कब उनकी आंखों को गुस्सा उतर जाता है। बड़ी माँ निशा के सर पर हाथ फेर देती हैं। प्रेम अपनी टी शर्ट की बाहें ऊपर करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता है। तभी उसे वरुण का फ़ोन आ जाता है। प्रेम डाइनिंग रूम में रुककर फ़ोन रिसीव करता है। हेलो, हाँ वरुण बोलो। वरुण उधर से कहता है सर, मीडिया वाले आए थे पर चंद्रमोहन ने सब कुछ संभाल लिया है। मीडिया को पता नहीं चलने दिया कि रात को क्या हुआ था और वर्कर्स ने ऐसे जवाब दिए जैसे सर आप न्यूज़ सुनिए तो आपको पता चलेगा। प्रेम बोलता है अभी मैं न्यूज़ देखता हूँ। वरुण बोलता है सर यह मजदूर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों ने इतने अच्छे से बात संभाली है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वरुण एक बात बोलूँ, पढ़ लिख कर तो कोई भी जानी बन जाता है। पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन ये कम पढ़े लिखे लोग भी दुनिया में कमाल कर सकते हैं। हाँ सर, ये बात तो है। सर भाभी को आपने ज़्यादा डांटा तो नहीं? प्रेम कहता है वो यहाँ अपनी पूरी फौज के साथ रहती है, यहाँ मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माँ, दादी, मेरा पूरा परिवार उसकी फौज है, यहाँ तक कि घर के नौकर भी उसकी फौज में शामिल हैं। प्रेम गहरी सांस लेता है। फिलहाल इन सब के बीच में अकेला पड़ गया हूँ, तुम भी अपनी भाभी की साइड ले रहे हो। तो वरुण हंसने लगता है, कहता है नहीं सर, मैं तो आपकी ही साइड हूँ। प्रेम कहता है वरुण आज ऑफिस में 4 बजे आऊँगा, तुम भी खा पी कर थोड़ी देर आराम कर लो। 4 बजे ऑफिस में मिलते हैं, देर रात तक काम करेंगे क्योंकि रात भर की जगे हुए हैं। ओके सर। वरुण फ़ोन रख देता है। फिर प्रेम डाइनिंग टेबल के पास आता है और एक कुर्सी लेकर बैठ जाता है। उसको आता देख सब लोग चुपचाप हो जाते हैं। निशा उठ जाती है और खाना लगाने लगती है। अभी किसी ने खाना नहीं खाया था, इतना सन्नाटा था कि सुई गिर जाए तो आवाज़ न आए। यह सन्नाटा प्रेम की आवाज़ से टूटता है। प्रेम सबसे कहता है सब लोग खाना खा लो, जो कारनामा तुम लोगों ने किया है उसकी खबर न्यूज़ पर आ रही है, सबको दिखाता हूँ। अभी देखना चाहोगे या खाना खाने के बाद? सब लोग चुपचाप बैठे होते हैं। प्रेम की प्लेट पर निशा उसकी मनपसंद सब्जी डाल देती है और रोटी भी देती है। प्रेम निशा का चेहरा देखता है और कहता है आज तुम्हारी यह सब्जी मुझे मक्खन नहीं लगा पाएगी। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा।
अब तुम सजा से बच नहीं सकती। और सबकी तरफ उंगली दिखाकर कहता है, यह फौज भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। अब भूल भी जाओ इस बातों को। हम सब लोगों ने माफ़ी मांगी है ना तुमसे प्रेम, हमने निशा से भी माफ़ी मांग ली है और अब हम निशा को अपनी बहू भी मान लिया है। नानी प्रेम की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़कर कहती है। एकाएक निशा प्रेम के पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम सबको माफ़ कर दीजिए। प्रेम चौंक उठता है। निशा, यह क्या बदतमीजी है? निशा उसके पैरों को पकड़कर बोलती है, पति के पैरों को पकड़ना कोई बदतमीजी थोड़ी होती है, यह तो हमारी भारतीय संस्कृति है। उठो, मेरे पैरों को छोड़ो। प्रेम निशा से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश करता है। जब तक आप सबको माफ़ नहीं करेंगे हम भी आपके पैर नहीं छोड़ेंगे। निशा, मेरे पैरों को छोड़ो वरना। प्रेम निशा पर चिल्लाता है। निशा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और कस के पैरों को पकड़ लेती है। ओके, सबको माफ़ किया, अब तो पैरों को छोड़ो। निशा पैरों को छोड़ देती है। खाना खाऊं अब? प्रेम निशा से गुर्राती आवाज़ में कहता है। हाँ हाँ खाइए। निशा प्रेम की आंखों को देखकर समझ गई कि उसकी ये हरकत प्रेम को पसंद नहीं आई। प्रेम सबकी तरफ देखकर कहता है, खाना खाओ सब लोग। सब लोग खाना खाने लगते हैं। निशा, तुम क्या इधर उधर कर रही हो? सबके साथ चुपचाप बैठकर खाना खाओ। प्रेम निशा को घूरते हुए ये बात कहता है। तभी दरवाजे की बेल बजती है और नौकर दरवाज़ा खोलता है और कहता है, बड़ी माँ, राजन साहब आ गए हैं। पापा पापा। प्रिया भागते हुए पापा के गले लग जाती है। माय स्वीट हार्ट, माय लिटिल परी, कैसी हो तुम? पापा, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? पूरे 6 महीने बाद आपको देख रही हूँ। क्या करूँ बेटा, काम ही ऐसा था, लेकिन मैं तो रोज़ फ़ोन करता था। फ़ोन करना और सामने होना अलग बात है। प्रिया अपने पापा से प्यार भरी शिकायत करती है। प्रेम उठकर आ जाता है और राजन के पैर छूता है। कैसे हैं अंकल? मैं ठीक हूँ। तभी कुष्मा, अंकल के लिए पानी लाओ। भाभी कैसी हैं आप? माँ, आप कैसी हैं? राजन बड़ी माँ और दादी के झुक के पैर छूते हुए बोलता है, और सब लोग ठीक हैं। बेटा तुम कैसे हो? कैसा रहा सफ़र? माँ, आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा। तभी नौकर आके पानी देकर चला जाता है। राजन पानी पीते हुए सुनंदा को देखता है, कहता है, अरे आप इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? इतने दिन बाद आया हूँ, आप मेरे पास नहीं आएंगी क्या? सुनंदा राजन के पास आ जाती है और उसे हक करती है। दूर खड़ी निशा प्रिया को अपने पापा से मिलते देखती है। मन में सोचती है, हम भी तो अपने बाबूजी अम्मा से कितनी दूर हैं। यहाँ सबको अपना बनाने के चक्कर में हम उनको फ़ोन भी नहीं कर पाते हैं। अम्मा ने भी कितने दिन से बात नहीं की। हमारा भी मन करता है कि हम भी अपने माँ बाप से मिलें, और दूर खड़े सबको देखती रहती है। अरे बेटा, तुम दूर क्यों खड़ी हो? तुम भी हमारे पास आओ। और निशा राजन जी के पास आती है। तुम भी हमारी बेटी हो जैसे प्रिया, वैसे तुम तो क्या तुम अपने पापा के गले नहीं लगोगी? मुस्कुराती हुई निशा राजन के गले लग जाती है। उसकी आंखों में तो आंसू आ गए थे। सुनंदा उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, नहीं, तुम बिल्कुल नहीं रोगी। आज मैंने मान लिया है, मेरी 2 बेटी प्रिया और निशा है। तभी प्रेम बोला, आप सफ़र से थके हुए आए हैं तो आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए। प्रेम राजन से कहता है। सुनंदा बोलती है, नहीं बेटा, अब हम घर जाएंगे। बहुत दिन से घर बंद पड़ा है तो वहीं पर फ्रेश होंगे जाकर। अब रुकना ठीक नहीं है। जैसी आपकी मर्जी, आप लोग जैसा ठीक समझे वैसा करें। सुनंदा प्रिया जाने की तैयारी करने लगते हैं। प्रिया, पापा से कुछ मत बताना, यह जो भी हुआ है। सुनंदा प्रिया को अपने कपड़े सूटकेस में रखने के लिए देती हुए बोलती है, नहीं मम्मी, मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी। निशा और प्रेम के बीच मैं ही आना चाहती थी, पर प्रेम ने मेरी ज़िंदगी का मकसद बदल दिया। अब मैं सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। सुनंदा प्रिया अपना सामान लेकर नीचे हॉल में आ जाती हैं। राजन खड़े हो जाते हैं। अच्छा माँ और भाभी, हम लोग चलते हैं। सुनंदा प्रिया बड़ी माँ दादी के पैर छूती हैं। सदा सुखी रहो, दादी सर पर हाथ रखकर कहती हैं।
हमारी प्रिया को भी एक अच्छा लड़का मिल जाए। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। फिर नानी प्रिया को आशीर्वाद देती हैं। निशा, तुम प्रेम के साथ घर जरूर आना। प्रिया निशा को गले लगाकर कहती है। हाँ, हम इनके साथ जरूर आएंगे। फिर नम आँखों से सब लोग उन्हें विदा कर देते हैं। तीनों लोग गाड़ी में बैठकर सबको बाय बोलकर चले जाते हैं। तभी प्रेम कहता है, निशा तुम मेरे साथ ऊपर चलो। तो दोस्तों, क्या प्रेम निशा के साथ क्या करेगा? क्या उसका गुस्सा शांत हो जाएगा या अभी तक वो निशा से गुस्सा है? ये जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।